हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 28 जनवरी 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज हम ले रहे हैं कि सिंधु जल समझौते पर भारत ने पाकिस्तान को एक नोटिस जारी कर दिया है। तो ये नोटिस क्या है, किस लिए जारी किया गया है और इसका प्रभाव क्या होगा, इन सभी 3 बिंदुओं पर इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सिंधु जल समझौता क्या है। देखिए, सिंधु जल जो संधि है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य हुई थी 19 सितंबर 1960 को। 19 सितंबर 1960 को यह समझौता संधि हुई थी, जो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उस समय पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान के साथ हुई थी। और ये जो समझौता है वो कराची में हुआ था और विश्व बैंक ने भी इसमें मीडिएटरिंग करी थी, या कह सकते हैं कि इसको मान्यता दी थी। इसमें भारत को सिंधु नदी और पाकिस्तान में इसके जल बंटवारे को लेकर ये संधि हुई थी, जिसमें इस भारत को 19.5% जल यानी कि पानी मिलना था। और ये जो संधि है वो कराची में हुई थी, जैसा मैंने आपको बताया। और चिनाब नदी जो है वो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कश्मीर में बहती है। और ये 2 धाराओं में बंटती है, जिसमें एक धारा है चंद्रा और एक है भागा। तो इसलिए इसे चंद्रभागा भी कहा जाता है, चंद्रभाग भी कहा जाता है। जो हिमाचल प्रदेश के पास तांडी में शामिल हो जाती है। और सिंधु का जो दूसरा नाम है वो इंडस भी था। इस नदी के किनारे विकसित सभ्यता इंडस वैली, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहलाती है। सिंधु नदी का जो इंडस नाम भारत आए विदेशियों ने रखा था। सिंधु सभ्यता के कारण भारत का पुराना नाम सिंधु भी था, जो सिंधु सभ्यता का पुराना नाम है, और जिसे यूनानियों ने इंडो या इंडस भी कहकर पुकारा। अब इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जो सिंधु जल समझौता है उस पर जो पन बिजली परियोजनाएं भारत बना रहा है, जैसे झेलम पर बना रहा है किशनगंगा, और चिनाब पर बना रहा है रतले, 2 परियोजनाएं बन रही हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, झेलम पर किशनगंगा बन रही है और चिनाब पर रतले पन बिजली परियोजना बन रही। इसको लेकर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई थी, और पाकिस्तान इस जुड़े मुद्दे को वार्ता से नहीं सुलझाना चाहता, वो सीधे इसको अंतर्राष्ट्रीय पैनल पर ले जाना चाहता है। और पाकिस्तान की इन्हीं हरकतों की वजह से भारत ने पाकिस्तान को इस समझौते के प्रावधानों के तहत ही नोटिस जारी किया है। भारत का आरोप है कि पाकिस्तान इससे जुड़े मुद्दे को आपसी वार्ता या पहल से गठित व्यवस्था के तहत सुलझाने को लेकर गंभीर नहीं है। पाकिस्तान को इस नोटिस का 90 दिनों के भीतर जवाब देना होगा। नोटिस 25 जनवरी 2023 को भारत के सिंधु जल आयुक्त ने पाकिस्तान के सिंधु जल आयुक्त को भेजा है। भारत के सिंधु जल आयुक्त कौन है? AK पॉल। नोटिस भेजने के पीछे उद्देश्य ये है कि पाकिस्तान ने जितने भी मुद्दे उठाए हैं पूर्व में, उनका जवाब दें और दोनों देशों के बीच गठित जो व्यवस्था है उसके तहत ही बात करें। 2017 से ही भारत की यह कोशिश रही है कि वो पाकिस्तान के साथ उन मुद्दों पर बातचीत करे जो वो उठाता रहता है, यानी पाकिस्तान उठाता रहता है। इस दौरान 5 बार स्थायी सिंधु आयोग की बैठक भी हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर कोई भी गंभीरता नहीं दिखाई है। पाकिस्तान का रुख सही ना होने के कारण ही ये नोटिस जारी करने की नौबत आई है। इस विवाद की, अगर ये टोटल विवाद की हम बात करें, पूरे विवाद की, तो ये 2015 में शुरू हुआ, जब पाकिस्तान ने भारत की तरफ से झेलम पर किशनगंगा और चिनाब पर रतले पन बिजली परियोजनाओं को लेकर आपत्ति जताई थी। इन परियोजनाओं की जांच निष्पक्ष एजेंसियों से कराने का प्रस्ताव वर्ल्ड बैंक के पास भेजा गया। भारत ने तब भी आपसी विमर्श से इस मुद्दे को सुलझाने की बात कही थी। अभी वर्ल्ड बैंक की तरफ से निष्पक्ष जांच के लिए नियुक्ति भी नहीं की गई थी, और पाकिस्तान ने इस मुद्दे को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में प्रस्ताव के तौर पर रखा, जो स्वीकार भी हो गया। पाकिस्तान की तरफ से बार बार दबाव की वजह से ही ये प्रस्ताव दोनों जगह मान लिया गया है, यानी वर्ल्ड बैंक में भी और इसे कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी मान लिया गया है। भारत अभी तक निष्पक्ष एजेंसियों की सुनवाई में तो हिस्सा लेता रहा है, लेकिन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को लेकर वह लगातार आपत्ति जताता रहा है। देखिए, इस मैप में समझाया गया है किस तरीके से सिंधु नदी का बंटवारा हुआ है। ये देखिए, सिंधु नदी की कई सहायक नदियां हैं, जिसमें झेलम है,
ब्यारा है, चिनाब है, सतलुज नदी है, रावी नदी है। तो ये जिस तरीके से आपको ये ब्लू लाइन दिखाई दे रही है, ये मेन सिंधु नदी है। ये वाली जो ब्लू लाइन है वो मेन सिंधु नदी है। और इस सिंधु नदी से ही देखिए ये जो झेलम है, यहाँ पर भारत निर्माण कर रहा है। तो इसी को लेकर आपत्ति जताई जा रही है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है वो बनिहाल से नवयुग सुरंग पार कर चुकी थी और उसके बाद कश्मीर में जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया उसके बाद राहुल गांधी ने खुद सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए इसको कैंसिल तो नहीं किया, लेकिन वो दूसरी बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठकर उन्होंने 1 किलोमीटर की और यात्रा करी। उसके बाद वे वहां से निकल गए, यानी चले गए। पुलिस ने कहा कि यात्रा की सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त किए गए थे और ऐसा कोई खतरा नहीं था। सीआरपीएफ व पुलिस की 25 कंपनियों के अलावा यात्रा मार्ग पर विशेष बल और त्वरित कार्रवाई दस्ते भी तैनात थे। यात्रा अब शनिवार को पुलवामा के अवंतीपोरा से शुरू होकर श्रीनगर के प्रवेश द्वार पंथा चौक में रात्रि विश्राम करेगी। शुक्रवार को सुबह जब 11 बजे से बनिहाल से यात्रा शुरू हुई, उसके बाद से ही राहुल गांधी ने यह निर्णय लिया था। नेक्स्ट न्यूज़ है, देखिए जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है इंडिया द मोदी क्वेश्चन, उसका विरोध अब हर यूनिवर्सिटी में देखने को मिल रहा है। यानी कि डॉक्यूमेंट्री का जो रखा गया था इसका प्रदर्शन दिखाने के लिए, यानी कि उसको लेकर अब कई जगह इसका विवाद होने लगा है। डॉक्यूमेंट्री को दिखाने की कोशिश में शुक्रवार को पुलिस ने 24 छात्रों को हिरासत में लिया। ये सभी भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन के कार्यकर्ता हैं और अलग अलग कॉलेज से डॉक्यूमेंट्री दिखाए जाने का विरोध कर रहे थे। इसमें 20 छात्र कला संकाय के गेट के बाहर बीबीसी की प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री दिखाने आए थे। अब कई यूनिवर्सिटियां हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी उसको लेकर विवाद हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लेकर विवाद हुआ और ये कई अलग अलग विश्वविद्यालयों में ये विवाद बढ़ता जा रहा है। लगभग हम 3-4 दिन से लगातार डिस्कस कर रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट्री है क्या है। इस डॉक्यूमेंट्री में 2002 में हुए गुजरात दंगों को दिखाया गया है और कहीं ना कहीं इस डॉक्यूमेंट्री में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका को बढ़ चढ़ कर दिखाया गया है। इसलिए ही भाजपा द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भी यूट्यूब और ट्विटर से इसके लिंक हटाने के आदेश दे दिए थे, जो हटा भी दिए गए हैं। तो ये एक विवादित प्रक्रिया चल रही है। आगे देखिए इसमें क्या होता है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। देखिए कल जो मन की बात कार्यक्रम हुई नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि आरोपों से डिगे बगैर दुनिया में चमक बिखेर रहा है भारत। पीएम मोदी ने कहा कि आलोचना करने वाले शुभचिंतक हैं तो उनकी सुननी चाहिए, जो शुभचिंतक नहीं है उनका ध्येय केवल पद से भटकाना होता है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि माँ बाप जो होते हैं वो आपकी आलोचना नहीं करते हैं, आपको टोकते हैं या टोका टाकी करते हैं। कभी कभी बच्चों को उनकी टोका टाकी बुरी लगती है, लेकिन वो उनके अच्छे के लिए होता है। आलोचना वो होती है जो आपके पड़ोसी और आपके रिश्तेदार आपके पीठ पीछे करते हैं दूसरों से, वो आलोचना होती है। सही मायने में ये बोलना चाहिए। तो आप भी कभी ना कभी इस आलोचना का शिकार हुए होंगे और कभी ऐसी आलोचना आपको सुनने को भी मिली होगी, मन हताश भी होता होगा, चिढ़ भी होती होगी, लेकिन आप अपने पथ पर बढ़ते जाइए, यही आपको सफलता की तरफ ले जाएगा। ऐसा ही कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बोला। उन्होंने भी बोला कि मैं भी आलोचना से नहीं डरता हूं। कई विपक्षी दल हमारी आलोचना करते हैं और हमें उन आलोचनाओं पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमारे पास खुद इतने कार्य होते हैं करने के लिए और लोगों से संवाद करने के कई माध्यम होते हैं। अगर हम अपनी आलोचनाओं पर ध्यान देंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस बार लगभग दुनिया के 155 देशों के छात्रों ने, अभिभावकों ने और शिक्षकों ने इस कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था और 38 लाख से ज़्यादा छात्र, शिक्षक और अभिभावकों ने इसमें टोटल रजिस्ट्रेशन कराया था। और कुछ ही लोग ताल कटोरा स्टेडियम के लिए आए थे, बाकी सबने वर्चुअल तौर पर इसमें हिस्सा लिया था। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, पूर्वी सीमा पर स्थिति सामान्य, सेना हर चुनौती को तैयार, आर्मी कमांडर। देखिए अरुणाचल प्रदेश में जो तवांग सेक्टर में पिछले महीने यानी 9 दिसंबर को घटना घटी थी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प वाली, वो अभी उसका जो तनाव है वो जारी है। हालांकि बातचीत के जरिए इस तनाव को कम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। और पूर्वी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता ने शुक्रवार को कहा कि पूर्वी सीमा पर फिलहाल स्थिति सामान्य एवं नियंत्रण है,
नियंत्रण में है, लेकिन उन्होंने कहा कि भारत लगातार सीमा पर होने वाली गतिविधियों पर नज़र बनाए रखे हुए है और हम भविष्य में किसी भी तरह की चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं। आगे ये बताया गया है कि एलएसी पर चीन के साथ टकराव की हो सकती हैं घटनाएं। अब यहाँ पर जो डीजीपी सम्मेलन चला था नई दिल्ली में, उसमें एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसमें यह बताया गया कि कोरोना काल यानी कि 2020 में जब कम सैनिकों की उपलब्धता थी, कम सैनिकों को ड्यूटी पर लगाया जा रहा था, उसकी वजह से क्या हुआ कि चीन ने कुछ एरियाज में घुसपैठ करी थी और अब वो वहाँ से हट नहीं रहे हैं। पेट्रोलिंग में भी दिक्कत आ रही है और यही पूरे विवाद की जड़ है, क्योंकि वो वास्तविक अब जहाँ पर वो अंदर घुस आए हैं और वहाँ बैठे हुए हैं या जाते हैं आ जाते हैं, उसका विरोध भारतीय सेना करती है। जब नहीं मानते हैं तो मार खाते हैं। तो यही बताया जा रहा है कि ऐसी झड़प वाली घटनाएं अभी और हो सकती हैं, क्योंकि वो हट रहे नहीं हैं और जब भारतीय सेना उनकी पिटाई कर देती है तो वो गाने लगते हैं कि झड़प हो गई, झड़प हो गई, जबकि झड़प नहीं, चीनी सेना की पिटाई होती है। वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसे कई और टकराव भी हो सकते हैं आने वाले समय में। ऐसे टोटल स्थानों की संख्या 26 बताई गई है जहां भारतीय सेना नहीं पहुंच पा रही है और चाइना की जो सेना है वहां पर वो बैठी हुई है। तो ये एक टकराव है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। दक्षिण अफ्रीका से 15 फरवरी को भारत आएंगे 12 और चीते। भारत ने मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में 12 चीते पहुंचाने के लिए दक्षिण अफ्रीका से एक समझौता किया है। पिछले हफ्ते हुए समझौते में 7 नर और 5 मादा चीते को 15 फरवरी को भारत लाना तय किया गया था। दक्षिण अफ्रीकी पर्यावरण विभाग का कहना है कि 1 दशक तक हर साल 12 चीते भारत भेजने की योजना है, यानी कि 1 दशक में भारत अफ्रीका से कुल 120 चीते मंगाएगा, यानी कि भारत आएंगे। आपको पता होना चाहिए कि इसमें 7 नर और 5 मादा हैं। इनको क्वारंटाइन पर रखा गया है जुलाई से ही, और कुछ प्रक्रिया लेट हो गई, इस वजह से यहाँ पर देरी हो रही है। और 1947 में आज़ादी के समय ही भारत में मौजूद छत्तीसगढ़ जिले में स्थित कोरिया में आखिरी चीते की मौत हो गई थी। उसके बाद सरकार ने 1952 में इस प्रजाति के पूरी तरह से विलुप्त होने की घोषणा कर दी थी। इसलिए अब मोदी सरकार ने दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और अन्य अफ्रीकी देशों से चीतों को मंगाकर उनके लिए यहां अनुकूल वातावरण तैयार करने और फिर चीतों की आबादी बढ़ाने की योजना बनाई है। आगे इस न्यूज़ में बताया जा रहा है कि भारत में 53 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें 2967 बाघ हैं और उनकी पुनर्वास के लिए कह सकते हैं कि फिर से कोशिश की जा रही है और उनके लिए अनुकूल वातावरण बनाया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। इंटरपोल के नोटिस के प्रति सभी में हो ईमानदारी का भाव। तो ये इंटरपोल क्या है? देखिए, इंटरपोल एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधाएं प्रदान करता है, या फिर आप कह सकते हैं कि जितने भी देश की पुलिस संगठन होते हैं उनका एक संगठन, जैसे भारत की पुलिस हो गई, पाकिस्तान की पुलिस, नेपाल, फ्रांस, अमेरिका, रूस, जापान, चाइना, इन सब की जो पुलिस होती है वो इंटरपोल के अंडर में रहती है या फिर उस संगठन का नेतृत्व करती है। अब इसके बारे में और जान लीजिए कि 7 सितंबर 1923 में वियना के ऑस्ट्रेलिया के वियना में इसकी स्थापना हुई थी और वर्तमान में इसमें लगभग 193 देश हैं। इसका मुख्यालय जो है वो फ्रांस के लियोन में है। और इंटरपोल नोटिसों के प्रति ईमानदारी का भाव सभी संबद्ध लोगों में होना चाहिए। यह भाव उसकी व्यवस्था से जुड़े अधिवक्ताओं, विशेषज्ञों और स्वतंत्र आयोग में होना चाहिए। यह बात इंटरपोल के महासचिव जर्गेन स्टॉक ने तीसरे इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम में अपने वर्चुअल संबोधन में कही थी। इस कार्यक्रम का आयोजन सीबीआई ने किया था। इसमें 44 देशों के युवा पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया। महासचिव ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जब किसी मामले में नोटिस जारी करता है तो उसे विश्वास होता है कि सदस्य देश उस पर ईमानदारी से कार्रवाई करेंगे। यह सभी के हित में होता है। दुनिया भर के पुलिस संगठनों के बीच समन्वय बनाने वाली संस्था इंटरपोल भगोड़े, लापता लोगों, अपराध की कार्यप्रणाली, बिना पहचान वाले शव और खुफिया सूचनाओं के संबंध में विभिन्न रंगों के नोटिस जारी करता है। नेक्स्ट न्यूज़ है, ओरेवा ग्रुप के मालिक, ये न्यूज़ हम ड्रॉप करेंगे। ये न्यूज़ है,
टीडीवी मिसाइल का सफल परीक्षण, दुश्मन को पल भर में कर सकता है तबाह। भारत ने शुक्रवार को उड़ीसा के चांदीपुर में स्वदेशी ज्ञान कौशल से निर्मित हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। आवाज की गति से 6 गुना ज्यादा रफ्तार से जाकर लक्ष्य को भेदने में सक्षम इस मिसाइल का भारत की हवाई सीमाओं की सुरक्षा चक्र मजबूत करेगा। पारंपरिक और परमाणु हथियारों के पाकिस्तान समेत कई देश इस मिसाइल के दायरे में आते हैं। दुश्मन देशों को यह कुछ ही सेकंड में तबाह कर सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज से, जिसमें हिडनबर्ग की रिपोर्ट में अदानी समूह की जो मार्केट वैल्यू है उसको 4 लाख करोड़ रुपए घटा दिया है। अब इस रिपोर्ट में क्या था, इस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि जो अदानी ग्रुप के शेयर हैं उसमें कुछ धांधली करके इसको प्रेजेंट किया गया और इस वजह से वो आगे बढ़ा और रजिस्टर्ड किया गया, जिस पर एक एफपीओ भी आने वाला था, उसमें भी गिरावट आ गई है। इसकी वजह से कल शेयर मार्केट भी डाउन हो गया और निफ्टी, बैंक निफ्टी, इसके साथ ही बीएससी, सब कुछ कल आप कह सकते हैं बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली और पिछले साल दिसंबर के बाद यानी कि अच्छी खासी गिरावट कल देखने को मिली थी। अब इस पूरे में देखिए यहाँ पर चार्ट दिया गया है, जैसे अदानी इंटरप्राइजेस के शेयर में 18% की गिरावट, अदानी पोर्ट्स में 16%, अदानी पावर में 5%, अदानी ट्रांसमिशन में 19 लगभग 20%, अदानी ग्रीन एनर्जी में 20%, अदानी टोटल गैस, कई में गिरावट देखने को मिली है। ये एनडीटीवी भी अब अदानी ग्रुप का शेयर हो गया है, 70% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है उसमें, तो इसमें भी गिरावट आई है। और इस रिपोर्ट में जो बताया गया है उसको लेकर ही अब यहाँ पर दिया गया है कि समूह द्वारा किए गए सौदों की जो जांच है वो अब सेबी करेगी और उसमें तेजी से जांच करने की भी बात कही गई है। जिस अदानी समूह की प्रमुख कंपनी अदानी इंटरप्राइजेस अपना एफपीओ लाने वाली थी। देखिए आईपीओ क्या होता है, जब कंपनी पहली बार अपने शेयर मार्केट में लॉन्च करती है तो वो आईपीओ होता है, और जब दूसरी बार यानी कि फिर से इसके शेयर मार्केट में लॉन्च किए जाते हैं तो उसको एफपीओ बोला जाता है। तो उसका भी सब्सक्रिप्शन कम हुआ, यानी लोगों ने बहुत कम इंटरेस्ट दिखाया उसमें, लेकिन अभी उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि इस एफपीओ की जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी बताई गई है। अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। वैश्विक बाजार में धरातल पर गैस की कीमत। अंतर्राष्ट्रीय गैस बाजार में ऐतिहासिक उथल पुथल का दौर चल रहा है। कुछ महीने पहले तक रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से जो 50 मिलियन मैट्रिक ब्रिटिश थर्मल यूनिट गैस जो मापने की एक इकाई है वो थी, वो अब 3 रुपए पर आ गई है। 3 रुपए प्रति MMBTU पर आ गई है। गैस की कीमतें अगर इसी स्तर पर बनी रहती हैं तो भारत के लिए ये अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि अगले वित्त वर्ष में इसका फायदा भारत को मिलेगा। देश की इकोनॉमी में गैस की हिस्सेदारी मौजूदा 6% से बढ़ाकर 2030 तक 15% करने की योजना ठोस आकार ले सकती है। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि गैस की कीमतों के आधार पर ही घरेलू बाजार में कीमतें तय होती हैं और कम कीमतों का असर मार्च 2023 के बाद घरेलू ब्लॉकों से निकाली गई गैस की कीमत तय करने पर भी दिखेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है कि वित्तीय बाजार के लिए बुरा दौर पीछे छूटा। ये स्टेटमेंट दिया है डॉक्टर शक्तिकांत दास ने, जो आरबीआई के गवर्नर हैं। आरबीआई गवर्नर ने बोला कि महंगाई, वृद्धि दर और मुद्रा के उतार चढ़ाव से जुड़े ताजा डाटा से संकेत मिलता है कि वित्तीय बाजारों और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बुरा दौर पीछे छूट चुका है। उन्होंने कहा कि लंबी अवधि में ब्याज दरों के ऊंचे बने रहने की संभावना दिख रही है। दुबई में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दास ने कहा कि हालांकि 2023 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण गिरावट रहने का अनुमान है, लेकिन वृद्धि दर और महंगाई के मामले में खराब स्थिति पीछे छूट चुकी है। नेक्स्ट न्यूज है इंटरनेशनल पेज से, जिसमें हम पहली न्यूज ले रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि सहयोगी देशों की कमर तोड़ रहा है चीन का BRI प्रोजेक्ट। देखिए चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है BRI, उसके सहयोगी देशों पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। साउथ रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट के अनुसार जाम्बिया, पाकिस्तान, लाओस, अंगोला और श्रीलंका से तथ्यों का विश्लेषण करने के बाद यह जानकारी सामने आई है।
चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के भविष्य पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। इस परियोजना के जरिए चीन ने पूरी दुनिया में अरबों डॉलर का निवेश किया है। चीन ने BRI के जरिए इन देशों में खासा निवेश किया है और इन देशों को सपने दिखाए हैं। इसमें उनके बुनियादी ढांचे में सुधार आएगा और उन्हें आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। नेक्स्ट न्यूज है कि अमेरिका में भारतवंशी अंतरिक्ष यात्री राजा एयर फोर्स ब्रिगेडियर जनरल नामित। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतवंशी अंतरिक्ष यात्री राजा J4 को एयर फोर्स ब्रिगेडियर जनरल के रूप में नामित किया है। अमेरिकी रक्षा विभाग के अनुसार उनके नाम की घोषणा गुरुवार को की गई। चारी के नाम को सीनेट के पास भेजा गया है। अमेरिकी संसद का ऊपरी सदन सीनेट ही सभी वरिष्ठ सैन्य एवं सैन्य नियुक्तियों पर मुहर लगाता है। इनकी उम्र 45 वर्ष है। नेक्स्ट न्यूज है, यहां पर अमेरिका ने बड़ाई करी है भारत की, कई बार कर चुका है। सरकार के मुख्य एजेंडे में महिलाओं का विकास शामिल है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भारत अमेरिका गठजोड़ शिखर सम्मेलन में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के विकास को अपनी सरकार के मुख्य एजेंडे में शामिल किया है। वर्चुअल संबोधन में ईरानी ने कहा कि सरकार की ओर से घरों में शौचालय बनवाए गए हैं। ऐसे स्कूलों में जहां लड़कियों के लिए अलग शौचालय नहीं था वहां भी निर्माण कराया गया। मुफ्त राशन के साथ ही गर्भवती महिलाओं को भी नगद राशि इसमें दी जा रही है। और एक यहां पर ये पिक देखिए, हैती जो एक कंट्री है वहां पर पुलिस का विद्रोह है और प्रधानमंत्री को बंधक बना लिया गया है। हैती की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस में पुलिस ने विद्रोह कर दिया है और हवाई अड्डे पर हमला करके प्रधानमंत्री एरियल हेनरी को बंधक बना लिया है। इस दौरान शहर में जबरदस्त हिंसा शुरू हो गई है और लोगों को जान बचाकर भागना पड़ रहा है। तो ये आज का 28 जनवरी 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।